नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जहां एक मैरिड कपल रेगुलर सेक्सुअल कंज्यूमेशन में है पर बच्चा नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इनफर्टिलिटी को हम मोटा मोटा दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कपल्स कुछ साल से मैरिड हैं और पहले कभी भी वाइफ ने कंसीव नहीं किया है या कोई बेबी नहीं हो पाया है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है जहां पहले एक बच्चा ऑलरेडी है पर सेकंड चाइल्ड के लिए कपल ट्राई कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कोई कपल नॉर्मल हेल्दी कपल है और वो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो एक साल में जो कंसेप्शन रेट है, प्रेगनेंसी होने का चांस है, वो अराउंड 96% कपल्स कंसीव कर जाते हैं। और जो कुछ रह गए हैं 4% कपल्स, वो भी अगले में 4% में से 90% कपल्स कंसीव कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए वेरी हाई रेट ऑफ कंसेप्शन इन द इनिशियल 2 years of regular if you are doing a regular sexual intercourse। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर इतना होता है कि कपल्स 4-6 महीने की शादी के बाद ही आते हैं कि डॉक्टर साहब 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। तो उनको हम काउंसिल करते हैं कि आप अभी और वेट करिए, ट्राई करिए। फिर भी अगर बहुत प्रेशर है तो we need to investigate the couple. As an andrologist, we mainly deal with the male part of the infertility because female part is being dealt by the gynecologist doctor या फिर आजकल infertility specialist फीमेल डॉक्टर्स हैं जो कि फीमेल पार्ट देखते हैं कि अगर वाइफ की तरफ से कोई इशू है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इन पेशेंट्स की डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। बचपन में कोई इन्फेक्शन हुए हैं जिसकी वजह से अंडकोश में शुक्राणु बनने के प्रोसेस पे कुछ डैमेज हो सकता है। कोई चोट लगी है, हर्निया सर्जरी या कोई नीचे सर्जरीज हुई हैं जिसकी वजह से शुक्राणु ले जाने वाली नस में कोई डैमेज है। कोई हार्मोनल चेंजेस हुए हैं बचपन से या बाद में। तो ये सब चीज़ें डिटेल्ड हिस्ट्री में और फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी देखा जाता है कि अंडकोश का साइज़ कैसा है, अंडकोश से जो शुक्राणु ले जाने वाली नसें हैं या और खून की नसें हैं, वहाँ कुछ ऐसा अबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से शुक्राणु बनने का प्रोसेस गड़बड़ा रहा है या शुक्राणु कम बन रहे हैं। 40% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें हम कोई रीज़न नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसको हम इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी की तरह लेबल करते हैं। और इन पेशेंट्स में हम ये मानते हैं कि जो अंडकोश की शुक्राणु बनाने की क्षमता है वो कम हो गई है विद पैसेज ऑफ टाइम। फिर इनको डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सीमन एनालिसिस जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसमें कपल हस्बैंड को 3 से 5 दिन के लिए हम परहेज़ करने के लिए कहते हैं और फिर एक प्रॉपरली कलेक्टेड सैंपल को पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं। उसमें सीमन वॉल्यूम कितना है, पीएच कैसा है, लिक्विफिकेशन टाइम क्या है और स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, कोई अबनॉर्मल सेल्स, ये सब चीज़ें डिटेल में देखी जाती हैं। WHO ने बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं जिनमें कि हर पैरामीटर को आंका जाता है। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत लगती है तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है जिसमें जो वीर्य बनाने वाली ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल है, इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, वो सारी ग्रंथियां देखी जाती हैं कि कहीं पैदाइशी तौर पे या कोई इन्फेक्टिव रीज़न से उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से सीमन नहीं आ पा रहा है। सीमन एनालिसिस के हिसाब से इन पेशेंट्स को हम मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एज़ूस्पर्मिया मीन्स जिनके सीमन में कोई भी स्पर्म नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये मेनली ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं कि शुक्राणु बन रहे हैं अंडकोश से, पर बाहर आने का जो रास्ता है, वास डेफरेंस डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल
वेसिकल्स हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शुक्राणु सीमन में नहीं आ रहे हैं, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है जिसमें मेनली हार्मोनल रीजंस रहते हैं कि डक्ट्स सिस्टम सब ठीक है बट अंडकोश में शुक्राणु बनाने की क्षमता नहीं है, या जो शुक्राणु बनने का प्रोसेस है वो किसी स्टेज पे आके रुक रहा है, मैच्योरेशन अरेस्ट है। तो इन पेशेंट्स में एक FNAC टेस्ट करके फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि हम अंडकोश के अंदर से सेल्स निकाल कर देखते हैं कि उसमें स्पर्म बनने का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। सेकंड कैटेगरी जो ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया है, इनमें सीमन पैरामीटर्स शुक्राणु बन रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, बट जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, जिसकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें वैरिकोसील खून की नसें जो अंडकोश में फूल जाती हैं वो भी एक मेन रीज़न है। तो जिस भी तरह का डायग्नोसिस पे हम पहुंच पाते हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया है, और किसी पर्टिकुलर सबसेट पेशेंट्स में ये रीज़न पकड़ में आया है, तो उस रीज़न को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है हार्मोनल ट्रीटमेंट से, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन से। और अगर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई रीज़न भी नहीं है और मे बी शुक्राणु बनने की क्षमता इतनी ही है, तो आजकल इनफर्टिलिटी फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं जिनको आप टेस्ट ट्यूब बेबी या आर्टिफिशियल तरीके से प्रेगनेंसी की जा सकती है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF या और एडवांस्ड ICSI टेक्निक्स हैं जिनसे शुक्राणु को अंडकोश से निकालकर, या अगर शुक्राणु सीमन में है तो डायरेक्टली एग की मेम्ब्रेन रप्चर करके उसमें डाला जाता है, और जब एम्ब्रियोज बनते हैं तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनको फीमेल में अंदर एम्ब्रियोज को डाल देते हैं। तो इनफर्टिलिटी फील्ड में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और बहुत लंबे समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, यूरोलॉजिस्ट को, एंड्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और उनसे इस बारे में डिटेल में समझें और इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। शुक्रिया।